दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह। दोस्तों ढेर सारे प्रश्न, ढेर सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी। सर हम डेयरी फार्मिंग में कदम रखना चाहते हैं, डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा 7 पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग डेयरी फार्मिंग। अगर आप डेयरी फार्म एक स्टार्ट करने वाले हैं, कमर्शियल डेयरी फार्म, या आप अपने छोटे से डेयरी फार्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। पहला पॉइंट है व्हाई। आप क्यों स्टार्ट करने वाले हैं डेयरी फार्मिंग, या क्यों इसमें कदम रखने जा रहे हैं। क्या आपने किसी दोस्त का डेयरी फार्म देखा और आपको अच्छा लगा, या आपको लगता है कि दूर का कोई रिश्तेदार है, उसकी बातें सुनकर आप स्टार्ट करने वाले हैं, या हो सकता है आपने मेरा वीडियो देखे हों, या मेरा बहुत सारा जो मेरे कई लेक्चर्स आपने देखे हों और आपको लगा हो कि मैं कर लूँ डेयरी फार्मिंग, इसमें बहुत सारी इनकम होगी। तो पहले आपको मैं बातें बता दूं कुछ खास। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी मेहनत अगर आप कर सकते हैं, आप इसमें 100% एंगेजमेंट अगर आप दे सकते हैं, तो ये जो बिजनेस है ये उन लोगों के लिए है जो इसमें 100% अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं। उनके लिए डेफिनेटली ये बिजनेस है। तो सबसे पहले आप अपना वाई क्लियर कर लीजिए। वाई क्लियर करना इसलिए भी ज़रूरी है, क्या आपको एनिमल्स से प्यार है। अगर आप प्यार कर सकते हैं तो डेफिनेटली सफलता इस बिजनेस में 100% तय है, और आपकी सफलता इसमें निश्चित है। तो दोस्तों इस बिजनेस में आने के पहले पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना वाई क्लियर करिए कि क्यों आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट है ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस या नॉलेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है कि अगर आप इस बिजनेस में या डेयरी फार्मिंग में आप कदम रखते हैं, तो आपको इसकी ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, आपको इसका एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, आपको एक इसका जो बेसिक नॉलेज है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि डेयरी फार्मिंग को लोग बड़ा लाइटली लेते हैं और बगैर किसी ट्रेनिंग के इसमें लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और बाद में जब उनको घाटा होने लगता है तब जाके वो ट्रेनिंग या नॉलेज के बारे में सोचते हैं। तो मेरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है कि आप अगर इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या इस धंधे में आना चाहते हैं, तो आप पहले ट्रेनिंग लीजिए। और ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट 3 जो पहलू हैं, ब्रीड के बारे में, उनका फीडिंग मैनेजमेंट के बारे में, उनका जो ओवरऑल जो रख रखाव है या मैनेजमेंट है या डिसीजेस के बारे में, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में ट्रेनिंग लीजिए। और ट्रेनिंग के बारे में आप हमेशा जो क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम कहाँ से ट्रेनिंग लें, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छी जगह है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी, या एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या आप अपने स्टेट के जो कॉलेज हैं, वेटनरी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और उसके बाद ये जो ट्रेनिंग आप लेने के बाद मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट सलाह दूंगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप ले लीजिए। जब भी आप डेयरी फार्मिंग में एंटर करते हैं उसके पहले कोशिश करिए कि आपके आसपास अगर कोई सफल डेयरी फार्मर है तो उसके फार्म पे जाकर आप प्रैक्टिकल 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 7 डेज की ट्रेनिंग वहाँ से प्राप्त करिए कि उनका रूटीन क्या है, किस तरीके से वो मैनेज करते हैं। डेफिनेटली आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो आप डिसाइड करिए कि लोकेशन क्या होगी आपके डेयरी फार्म की। अगर आप लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं तो उस टाइम में आपके दिमाग में वहाँ पे जो 3-4 बातें दिमाग में होनी चाहिए, वो है वहाँ लेबर अवेलेबल है कि नहीं, लेबर की उपलब्धता के बारे में पहले से आप पता कर लें, ग्रीन फॉडर अवेलेबल है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर अवेलेबिलिटी जरूर वहाँ पे देख लें, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें डेली आपको उपयोग में होने वाली हैं, और इनके बगैर एक सफल डेयरी फार्मिंग करना मुझे लगता है मुमकिन नहीं है। दोस्तों उसके बाद जो है वो चौथा पॉइंट है मार्केटिंग या ब्रांडिंग। क्योंकि आपके पास जो भी इनकम आनी है वो तभी आएगी जब आपका जो भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स जो होंगे उनकी आप मार्केटिंग अच्छे से कर पाएंगे, ज़्यादा रेट में कर पाएंगे। तो आसपास का मार्केट जरूर आप एवेल्युएट करिए। उसके पहले जब आप डेयरी फार्मिंग में घुसते हैं उसके पहले से ही आप यह भी स्टडी करके रखें कि आपके
पॉसिबल जो कस्टमर्स होंगे वो कौन होंगे और किस प्रकार का आपको काम करना है, आपको लिक्विड मिल्क में जाना है या आपको मिल्क प्रोडक्ट्स में जाना है, तो वो आप डिसाइड पहले से कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, पांचवा मेरा पॉइंट है फाइनेंशियल अरेंजमेंट। आप देखिए कि आपके पास कितनी पूंजी है, उसके हिसाब से आप देखिए कि आपको एक प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि इसमें लगातार आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा। उसके लिए आपको एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, और उसके बाद आप नाबार्ड है या जो आपके बैंक हैं वहाँ से भी आप सब्सिडी या और उनका जो भी फ़ायदा होगा उनकी स्कीम्स का फ़ायदा लीजिए और उसके बाद आप फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। इसमें कभी भी आप 100% जो भी आपके पास फाइनेंसेस हैं वो इनिशियल स्टेज में ना लगाएं। आप फेज़ वाइज या फेज़ मैनर में आप इसमें धीरे धीरे पैसा डालें, और उसके साथ साथ जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा कि मुझे कहाँ पैसा खर्च करना है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम ये ज़रूर देखिएगा कि आपको इसमें ब्रीड पर जो खर्च करना है, आपको उसकी हाउसिंग पे जो खर्च करना है, आपको मशीनरी और ऑटोमेशन पे जो खर्च करना है, उसमें एक कोशिश करिए कि ब्रीड पे ज़्यादा फोकस करिए, धीरे धीरे हाउसिंग पे फोकस करिए और ऑटोमेशन आप मिनिमम रखिए। पहले कोशिश करिए खुद इन्वॉल्व हो जाएं, कम से कम पैसा खर्च करें, ताकि एक बार आपका जो कॉन्फिडेंस पहले बिल्ट हो जाए उसके बाद आप उसको नेक्स्ट फेज में उसको एक्सपांड कर लें, आगे बढ़ा लें, ताकि आपको लॉस ना हो। अचानक से कोई बात होती है तो आप एकदम डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो मेरी राय में आप इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। उसके बाद है इंडक्शन ऑफ एनिमल्स, मतलब आपको जो एनिमल्स, जो गाय या भैंस का जो आप डेयरी फार्म खोलने जा रहे हैं वहाँ किस तरीके से उसको वहाँ पे एनिमल्स लेकर आने हैं। तो मेरी आपको एक सलाह है, पहले आप थोड़े से एनिमल्स लेकर आइए, वहाँ 5 एनिमल्स से स्टार्ट करिए। आप देखिए वो 5 एनिमल्स के साथ आप पहले उनको एक्सपीरियंस करिए, उनकी हैबिट्स को देखिए, उनकी फीडिंग हैबिट्स को देखिए, उनकी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट को देखिए, और जब आप उनको समझ लें तो नेक्स्ट फेज में फिर आप 5 एनिमल्स लेकर आएं, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे अरेंजमेंट्स आपके बढ़ते जाएं वैसे वैसे फेज मैनर में आप उनको बढ़ाएं। और जब भी एनिमल परचेज करते हैं तो आप कोशिश करिए कि अक्टूबर टू मार्च, जब मोस्ट कंफर्टेबल टाइम होता है एक हाई यील्डिंग एनिमल के लिए, उस टाइम में आप उनको परचेज करके लाएं। और मेरी आपको एक और सलाह है कि जब भी आप एनिमल को परचेज करते हैं बहुत ज़्यादा कोशिश करिए कि किसी एक्सपीरियंस आदमी को वहाँ पर लेकर जाइए। जब आप परचेज करते हैं बहुत ज़्यादा केयर, वहाँ पे आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि अगर आप एक बार गलत एनिमल को लेकर आ गए तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में आप पड़ जाएंगे। और क्योंकि एनिमल से ही सारा रेवेन्यू जनरेट होना है, उनकी मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी, उनका डिसीज़ रेजिस्टेंस की पावर, आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप एनिमल परचेज करने जाते हैं। और ब्रीड सिलेक्शन का ज़रूर आप इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि ब्रीड आपको कौन सी रखनी है। वहाँ प्योर ब्रेड, जैसे आपको जर्सी है या एचएफ है, या आपको क्रॉस ब्रेड पे काम करना है, या आपको देसी ब्रीड से हमारी बहुत अच्छी हैं जैसे साहिवाल है, गिर है, तो आप किस ब्रीड पे काम कंफर्टेबल हैं, किस ब्रीड पे आप जाना चाहते हैं। और मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें एक एक ब्रीड के बारे में बात करूँगा, आपको वहाँ और नॉलेज मिलेगा। तो ब्रीड का ज़रूर ख्याल रखिए। ये मेरा 7th पॉइंट है, विज़न फॉर फ्यूचर। आप फ्यूचर के लिए विज़न लेकर चलिए कि मुझे कहाँ तक जाना है। पहले से ही सोच कर रखिए कि मुझे किस तरीके से एक्सपेंड करना है, मुझे आगे चलकर साइलेज कहाँ बनानी है, मेरा एक्सपेंशन के लिए लैंड रिक्वायरमेंट क्या होगी, कितने एनिमल्स रखूँगा, मैं जो वेस्ट मैनेजमेंट होगा वो कैसे करूँगा, वहाँ यूरिन है, उनका काऊ डंग है या गोबर है तो उसको किस तरीके से मैनेज करूँगा, बायोगैस प्लांट कहाँ लेकर आऊँगा, और साथ में मैं जो काफ रियरिंग प्रोग्राम है या जो ब्रीड का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करूँगा। तो दोस्तों, आप जितना ज़्यादा इन पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे आपकी सफलता पक्की होगी। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। नॉलेज शेयरिंग के लिए आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, और यूं ही साथ बने रहिए दोस्तों, क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर CB सिंह, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।